हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स की क्लास और आज हमारा टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या टॉपिक है हमारा? मैक्रो। मैक्रो मैक्रो पिछले हमने जो क्लासेस हमने पढ़ी हैं उसमें हमने ये समझा है कि अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला था माइक्रो, तो माइक्रो के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मैक्रो के बारे में। तो मैक्रो का क्या अर्थ है? तो मैक्रो किससे लिया गया है? मैक्रो ये हमारा अंग्रेजी भाषा मैक्रो का अर्थ होता है क्या? व्यापक। मैक्रो का अर्थ है व्यापक। व्यापक मतलब क्या होता है? वृहद। व्यापक का मतलब क्या होता है? वृहद, बड़ा। इसको हम क्या कहते हैं? व्यापक का अर्थ होता है बड़ा। तो इसको क्योंकि मैक्रो का अर्थ व्यापक होता है इसलिए हम इसे व्यापक अर्थशास्त्र, हिंदी में हम व्यापक अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। व्यापक अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा जो विख्यात नाम है इसको हम बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। पहला है हमारा व्यापक नाम और दूसरा क्या नाम बोलते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र। तो जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, व्यापक अर्थशास्त्र है, तो इसका अर्थ है बड़ा। तो बड़े का क्या मतलब होता है कि हम अर्थशास्त्र को व्यापक रूप में, वृहद रूप में उसका जो अध्ययन किया जाता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हमने सूक्ष्म चीजों का अध्ययन किया तो वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। इसमें हम वृहद, बड़े रूप में अध्ययन करते हैं तो हम इसे मैक्रो या व्यापक अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि अर्थशास्त्री ने सबसे पहले सूक्ष्म या माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्रस्तुत किया। तो ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से उन्हें मैक्रो इकोनॉमिक्स को प्रस्तुत करना पड़ा? तो इसके पीछे भी एक कारण है कि क्यों हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को अर्थशास्त्रियों ने प्रेजेंट किया। कि हमारे देश में सबसे पहले विश्व महामंदी आई थी। किस सन में आई थी? 1929 में विश्व महामंदी आई। विश्व महामंदी आई। तो इस महामंदी में क्या था? इस महामंदी में के समय जो हमारे क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, क्लासिकल अर्थशास्त्री ये सोचते थे कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार व्याप्त है, कि जितने भी हमारे लोग हैं उनको पूर्ण रोजगार प्राप्त है। लेकिन और इस वजह से पूर्ण रोजगार प्राप्त है, इस वजह से उन्होंने क्या किया? वस्तुओं का उत्पादन वो करते रहे और अपने गोडाउन में उनका स्टॉक लगाते रहे। लेकिन अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार नहीं था और पूर्ण रोजगार न होने की वजह से क्या हुआ? जो जिन वस्तुओं का प्रोडक्शन किया गया वो जो वस्तुएं हैं वो बिक नहीं पाई। क्यों? क्योंकि जब पूर्ण रोजगार नहीं होगा तो लोगों के पास आय भी नहीं होगी, पैसा भी नहीं होगा, और पैसा नहीं है तो वस्तुओं को वो किस प्रकार से खरीदेंगे? तो जब वस्तुओं का उत्पादन तो हो गया, गोडाउन तो भर गए, लेकिन वो बिके नहीं,
तो बिके नहीं तो क्या हुआ, अब वस्तुओं का उत्पादन को रोकना पड़ा। वस्तुओं के उत्पादन को रोका गया तो क्या हुआ, हमारे अब कंपनी में जहाँ फर्म है, जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ पे लोग खाली बैठने लगे। क्यों? जब गोडाउन का माल बिकेगा तभी तो नया माल बनेगा, लेकिन जब बाजार में उनकी बिक्री ही नहीं है तो वो माल को नहीं बिक पाया। तो जो कंपनी के हेड थे, मालिक थे, उन्होंने छटनी करनी शुरू कर दी। जब छटनी करनी शुरू हुई तो क्या हुआ, रोज तो हमारी अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई। तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों को ये लगा कि जो एक प्रोफेसर जेबी से का कथन है कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, वो पूरे असत्य हो गया। अब जिसकी वजह से क्लासिकल अर्थशास्त्रियों को सोचना पड़ा कि ऐसी कौन सी वजह थी कि कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार क्यों नहीं उपस्थित था। तब प्रोफेसर रैगनर ने, कौन थे? प्रोफेसर रैगनर ने 1933 में मैक्रो शब्द को प्रस्तुत किया। सबसे पहले मैक्रो शब्द को प्रस्तुत किया और उन्होंने मैक्रो और माइक्रो के में अंतर बताया और ये कहा कि हम मैक्रो में बृहद रूप से अर्थव्यवस्था में होने वाली गतिविधियों का अध्ययन करेंगे और माइक्रो में हम छोटी गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो हमारे प्रोफेसर कीन्स थे, प्रोफेसर जे.एम. कीन्स, उन्होंने अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी में माइक्रो और मैक्रो शब्द को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया और उन्होंने ये बताया कि हम माइक्रो के अंतर्गत हम सूक्ष्म गतिविधियों का अध्ययन करेंगे और मैक्रो के अंतर्गत हम व्यापक रूप से इसका अध्ययन करेंगे। तो ये था हमारा मैक्रो अर्थशास्त्र को अर्थव्यवस्था में प्रस्तुत करने का उद्देश्य यही था कि जब जो महामंदी के समय में जो फेस हमें झेलना पड़ा, वो फेस हम दोबारा ना झेले, इसलिए हम पहले से ही सतर्क रहे और अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया, माइक्रो और मैक्रो। अब आज की क्लास हमारी यही खत्म होगी, इसके आगे हम कुछ नया पढ़ेंगे। थैंक यू।